सिस्टिक फाइब्रोसिस एक इनहेरिटेड बीमारी है, यानी ये जेनेटिक लेवल पर होती है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। यानी रिसेसिव का मतलब है कि जीन डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। ये डोमिनेंट जीन है, ये रिसेसिव जीन है। अगर पेरेंट्स कैरियर है, यानी इसमें भी ये डिफेक्टिव जीन है और इसमें भी डिफेक्टिव जीन है, तो इनके पॉसिबिलिटी है कि 4 में से एक बच्चे को हो सकता है और सिस्टिक फाइब्रोसिस। यानी ये जो एक्स कैपिटल में है ये डोमिनेंट है और स्मॉल में है रिसेसिव है, तो ये रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। और ये तब रिसेसिव तब अपने आप को शो करता है जब दोनों जीन्स रिसेसिव वाली हों। और देखिए फॉर एग्जांपल ये है ना, तो इसमें डोमिनेंट है और इसमें जो कैपिटल एक्स जो बड़े वाला है उसकी जीन शो होगी, छोटे वाले की हाइड हो जाएगी। ये छोटी वाली जीन तभी अपने आप को एक्सप्रेस करती है जब ये दोनों जीन मतलब रिसेसिव हों। ये म्यूटेटेड जीन जो है ये क्रोमोसोम नंबर 7 की लॉन्ग आर्म के ऊपर प्रेजेंट है। ये एक क्रोमोसोम है और इसका सीक्वेंस है क्रोमोसोम नंबर 7। इसकी लॉन्ग आर्म पे जो जीन है वो म्यूटेटेड है और ये जीन एक 1480 अमाइनो एसिड्स की एक प्रोटीन होती है, उसको ये ट्रांसलेट करती है, ठीक है। और उस प्रोटीन का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर, दैट इज़ CFRT। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर जो है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। इसका जो चैनल है इसमें साइक्लिक AMP एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल्स होते हैं इस प्रोटीन के अपने अंदर, और ये रेगुलेट करती है दूसरी मतलब एपिथेलियल सेल की सरफेस के ऊपर जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं और सोडियम चैनल्स होते हैं, उन्हें ये रेगुलेट करती है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस में ज़्यादा रोल ना एबनॉर्मल क्लोराइड की मूवमेंट का है। वैसे तो सोडियम का भी डिसफंक्शन होता है, पर क्लोराइड की जो है एबनॉर्मेलिटी मूवमेंट की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए स्वेट में और सलाइवा में, पसीने में और सलाइवा में क्लोराइड की अमाउंट ज़्यादा होती है बच्चों में। और बच्चों को कभी किस की जाए ना तो उनका जो स्वेट होता है वो बहुत सॉल्टी होता है। और वैसे इसके लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है स्वेट क्लोराइड, ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस का। अच्छा, ये एबनॉर्मेलिटी सिस्टिक फाइब्रोसिस की बर्थ्स पर होती है और पूरी ज़िंदगी चलती है, ठीक है। होता इसमें ये है कि जो जितनी भी हमारी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रेशंस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, यानी वो थिक हो जाती हैं। स्वेट में और सलाइवा में, स्वेट में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे क्लोराइड हो गया, सोडियम, पोटाशियम, इस तरह से ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं। और जो सलाइवा है उसमें एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं और भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बढ़ जाती हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी इसमें एबनॉर्मेलिटी आती है। अब चूँकि म्यूकस ग्लैंड की सिक्रेशंस की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आमतौर पर सिक्रेशंस जो होती हैं वो थिन होती हैं और वो फ्री फ्लोइंग होती हैं, पर सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चों की सिक्रेशंस बहुत गाढ़ी गाढ़ी होती हैं, तो ये उन म्यूकस ग्लैंड की डक्ट्स को ब्लॉक कर देती हैं और ये सिक्रेशंस वहाँ अक्यूमुलेट हो जाती हैं और क्या करती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स को डायलेट कर देती हैं, ठीक है। अब जो पैंक्रियाज हैं या ब्रोंक्यूल्स हैं, इनमें भी स्मॉल पैसेजेस जो होते हैं वो यही इन थिक सिक्रेशंस की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। जो सबसे अर्ली प्रेजेंटेशन है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस की, इट इज़ मेकोनियम आइलियस। इसमें होता क्या है, देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन इन द स्मॉल बाउल, और उसमें क्या होता है, थिक इस जो इंटेस्टाइन है ना वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि जो मेकोनियम है थिक होता है, बहुत म्यूसिलेजनस होता है और ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है इंटेस्टाइन को। तो ये सबसे पहली प्रेजेंटेशन है न्यूबॉर्न में मेकोनियम आइलियस।